दोस्तों, पर्दा उठता है एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल से। देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब एक अहम मीटिंग में बैठे हैं। चेहरे पर गुस्सा है, आवाज़ में सख्ती है। वो कहते हैं, ओलंपिक्स पर ओलंपिक्स गुजरते जा रहे हैं और हम हैं कि एक तमगा तक नहीं जीत पाते। अगर इस बार भी खाली हाथ लौटे तो खेलों का पूरा बजट काट कर किसानों को और डिफेंस को दे दूंगा। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर वो नज़र घुमाते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के हेड की तरफ, जिनका किरदार निभाया है दमदार बोमन ईरानी साहब ने। हुक्म होता है, जाओ पूरे देश को छान मारो, कोई ऐसा हीरा ढूंढो जो ओलंपिक्स में सोना जीत सके। और यहीं से शुरू होता है एक सफ़र। बोमन ईरानी साहब निकल पड़ते हैं। शहर से गांव, गांव से जंगल। तलाश है एक ऐसे खिलाड़ी की जो देश का नाम रोशन कर सके। सफ़र करते करते वो पहुंचते हैं आंध्रा के एक छोटे से कस्बे विजयपुरम में। और वहां पहुंचते ही कुछ अजीब नज़ारा दिखता है। लोगों का हुजूम, हाथों में बैट लिए, बूट पहने, किसी मैदान की तरफ। बोमन साहब हैरान होते हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं? जवाब मिलता है, खेलने। मैदान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक तरफ क्रिकेट के दीवाने हैं जो सचिन का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ फुटबॉल के आशिक हैं जो रोनाल्डो, मेस्सी की कस्में खाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और नाम गूंज रहा है, एक ऐसा नाम जो सचिन और रोनाल्डो जितनी भीड़ की जुबान पर है, पेड्डी पेड्डी पेड्डी। बोमन साहब रुक जाते हैं। ये पेड्डी कौन है? पास में एक नींबू पानी का ठेला लगाए लड़का खड़ा है। बोमन साहब उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, भाई ये पेड्डी कहाँ मिलेगा? मुझे उससे मिलना है। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, साहब तिरुपति के भगवान को देखना हो तो 7 पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं ना, उसी तरह हमारे पेड्डी से मिलना हो तो 7 पहाड़ पार करने पड़ेंगे। वो उस तरफ एक पहाड़ी गांव में रहता है जहाँ न सड़क है, न बिजली, न कोई सरकारी फाइल। बोमन साहब बिना एक पल गंवाए कहते हैं, चल मुझे वहाँ ले चल। दोस्तों, 7 पहाड़ पार करके जब बोमन ईरानी साहब उस गांव के करीब पहुँचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। न सड़क, न बिजली, न अस्पताल, न स्कूल, बस पहाड़, घना जंगल और उसमें दबी हुई एक बस्ती। ये पहाड़ी आदिवासी लोग थे जिन्हें सरकार ने कभी अपना माना ही नहीं, जिनका नाम किसी सरकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं था। और इन लोगों की ज़िंदगी, रोज़ सुबह 7 पहाड़ पार करके विजयपुरम जाओ, वहाँ किसी के खेत में, किसी की मिल में मजदूरी करो, शाम को वापस आओ। एक बुज़ुर्ग औरत कहती है, बाबू तुमने पैसे देकर खाना खरीदा होगा, हम यहाँ पैसे देकर नींद खरीदते हैं। 2 घंटे की नींद के लिए 2 घंटे की मजदूरी। सुनकर रूह कांप जाती है। और इसी टूटे हुए, भूले हुए, बिसरे हुए गांव में पैदा हुआ था बेट्टी। बेट्टी एक पहाड़ी आदिवासी लड़का, लेकिन जब वो क्रिकेट के मैदान में उतरता था तो लगता था जैसे आसमान से कोई उतरा हो। विजयपुरम में हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट होता था और हर साल मैन ऑफ द मैच का खिताब एक ही नाम के पास जाता था, बेट्टी। बाकी खिलाड़ी एक आध छक्का मारते हैं, 2 मारें तो बड़ी बात, लेकिन पेड्डी जब बैटिंग पर आता तो हर गेंद पर छक्का, बिना रुके, बिना थके। गेंद मैदान से बाहर जाती और वापस आना भूल जाती। लेकिन इस सब के बावजूद पेड्डी की हैसियत क्या थी? भाड़े का खिलाड़ी। जी हाँ, क्योंकि वो पहाड़ी आदिवासी था, कोई टीम उसे अपना नहीं मानती थी। विजयपुरम के लोग उसे पैसे देते, वो उनकी टीम की तरफ से खेलता, टीम जीतती और बेट्टी अपनी मजदूरी लेकर चला जाता। मैदान पर स्टार, ज़िंदगी में मजदूर। मैच के बाद वो सीधे चला जाता शुगर मिल में, वहाँ भी मजदूरी। एक तरफ छक्कों की बारिश, दूसरी तरफ पसीने की कमाई। यही थी बेट्टी की दुनिया। अब तस्वीर में आती है हमारी हीरोइन। उसका नाम है अछम्मा। वो एक नेता की बेटी है। उसके अब्बू पिछले चुनाव में हार गए थे और अब अछम्मा ने ठान लिया था, इस बार अब्बू को जिताना है, चाहे कुछ भी हो। तो वो गांव-गांव घूम रही है, प्रचार कर रही है, ग्लैमरस है, बोल्ड है और जो चाहती है वो पाकर रहती है। उधर विरोधी पार्टी के लड़के बड़बड़ा रहे हैं, देखो यार, ये लड़की तो जिस्म दिखाकर वोट मांग रही है। और ठीक इसी वक्त पेड्डी की नज़र पड़ती है अछम्मा पर, पहली नज़र, और दिल गया। बेट्टी अपने दोस्त से कहता है, यार अगर ज़िंदगी जीनी है तो ऐसी लड़की के साथ जीनी है। दोस्त हंसता है और कहता है, भूल जा भाई, वो शहर की है, तू पहाड़ी आदिवासी है, उसके घर वाले हमें इंसान भी नहीं समझते। बेट्टी मुस्कुराता है और जवाब देता है, मरना तो एक बार ही है यार, लेकिन ऐसे जीकर क्या फ़ायदा। और फिर शुरू होती है पेड्डी की मोहब्बत की कोशिश। एक रात वो हीरोइन के घर की बिजली काट देता है, अंधेरे में घुस जाता है और अछम्मा को एक किस देकर हवा हो जाता है। अछम्मा हक्का बक्का, कौन था ये? और बेट्टी सीटी बजाते हुए निकल लेता है। लेकिन दोस्तों, प्यार की कहानी अभी शुरू ही हुई थी कि विरोधी पार्टी ने अपनी चाल चली। अछम्मा का प्रचार तेज़ हो रहा था, उसके अब्बू की जीत की उम्मीद बढ़ रही थी। तो विरोधियों ने ठाना,
इस लड़की को रोकना होगा। और उन्होंने किया क्या? अचम्मा मंच पर खड़ी है, प्रचार जोरों पर है, और तभी विरोधी पार्टी के गुंडे मंच पर घुस आते हैं। भीड़ में हड़कंप, शोर, और उस शोर की आड़ में उन नीच लोगों ने अचम्मा की साड़ी खींच दी। एक औरत की इज्जत सरेआम। लेकिन उसी पल पेड्डी वहाँ था। एक झटके में उसने तंबू का कपड़ा खींचा, अचम्मा को ढक दिया। फिर उसने कहा, अब तुम्हारी बारी। बिजली गुल, अंधेरा, और उस अंधेरे में बेटी ने उन गुंडों की ऐसी धुनाई की कि जब बत्ती जली तो ज़मीन पर सिर्फ कराहते हुए जिस्म थे। गुंडे देखते हैं, सामने खड़ा है पेड्डी। वो चिल्लाते हैं, तू पहाड़ी आदिवासी होकर हम पर हाथ उठाएगा? पेड्डी मुस्कुराता है और एक एक को उठाकर पटकता है। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। असल मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। टूर्नामेंट का अगला मैच विजयपुरम बनाम पोममिली। हमेशा की तरह पेड्डी विजयपुरम की तरफ से खेलने उतरा, लेकिन इस बार दुश्मनों ने एक और चाल चली। मैदान के अंदर पेड्डी को जानबूझकर फेल करवाया गया। उसकी टीम ने उसे सपोर्ट नहीं दिया, उसे इग्नोर किया, उसे हंसी का पात्र बनाया। सोच लो दोस्तों, जिस इंसान के पास ना घर था, ना दौलत, ना रुतबा, उसके पास बस एक चीज़ थी, उसका खेल, उसकी पहचान। और आज वो पहचान भी छीन ली गई। लेकिन उसी मैदान के पास एक शख्स बैठा था जो ये सब देख रहा था। वो था एक उस्ताद, एक कुश्तीबाज, जिसका किरदार निभाया है शिवराज कुमार साहब ने। वो सुन रहे थे, हर तरफ से बस एक नाम, पेड्डी, पेड्डी, पेड्डी। कौन है ये पेड्डी? उन्होंने सोचा। और जब उन्होंने बेट्टी को खेलते देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। मैच खत्म हुआ, टीम हार गई, लेकिन पेड्डी के चेहरे पर हार का गम नहीं था तो बस अपमान का दर्द। पहाड़ी है इसलिए इंसान नहीं, आदिवासी है इसलिए काबिल नहीं। वो मैदान छोड़कर जाने लगा। तभी शिवराज कुमार ने आवाज़ दी, रुको बेटे। पेड्डी रुका, पलटा। उस्ताद बोले, तुम्हारा खेल देखा मैंने, गजब की प्रतिभा है तुम्हारे अंदर। मेरे पास आओ, कुश्ती सीखो, मैं तुम्हें एक नई पहचान दूंगा। पेड्डी ने एक पल सोचा और फिर पूछा, उस्ताद जी क्या मेहनताना मिलेगा? शिवराज कुमार ठिठके, फिर हंसे और बोले, बेटे मैं तुम्हें पहचान देने की बात कर रहा हूँ और तुम मजदूरी मांग रहे हो। गलती मेरी थी कि मैंने तुमसे पूछा। और वो चले गए और पेड्डी वहीं खड़ा रहा। शायद वो समझा नहीं था अभी। शाम हुई। पेड्डी और उसके गांव के लोग विजयपुरम से अपने पहाड़ी गांव की तरफ पैदल निकले। हर रोज़ का यही सिलसिला था। लेकिन उस रात आसमान ने रंग बदला। तूफ़ानी बारिश, रास्ते में नाले उफन गए, पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। और तभी ज़मीन हिली। भूस्खलन, पहाड़ की मिट्टी एक तूफ़ान की तरह नीचे आई। चीखें, शोर, अंधेरा। और जब धूल छोंटी पेड्डी के साथ चल रहा एक छोटा बच्चा उसकी आंखों के सामने ज़मीन में दफन हो गया, पेड्डी चिल्लाया, दौड़ा, खोदा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो मासूम चला गया था। बेट्टी वहीं बैठ गया, बारिश में, अंधेरे में। और उस रात, उस बारिश में, उस दर्द में बेट्टी ने कुछ ठान लिया। उस गांव में एक और शख्स था, नाम था सूरी। न नेता न अफसर, बस एक आम इंसान। लेकिन दिल में एक जुनून था जो बड़े बड़े नेताओं में भी नहीं होता। सूरी का एक ही सपना था, इस गांव से गुजरने वाली ट्रेन एक बार रुके, बस एक बार। लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकी क्योंकि इस गांव का कोई वजूद नहीं था सरकारी नक्शे पर। फिर भी सूरी हारा नहीं। एक दिन सूरी MLA के दफ्तर पहुंचा, भीड़ हटाकर अंदर घुसा, अर्जी हाथ में लेकर MLA के सामने खड़ा हुआ। लेकिन MLA ने अर्जी को हाथ भी नहीं लगाया। धक्का दिया, गार्डों ने घसीटा, और उस भीड़ में धक्का मुक्की में सूरी का हाथ MLA की धोती पर पड़ गया। बस यही काफ़ी था। MLA चिल्लाया, इस खंवार को मारो। सूरी जो गांव के लिए लड़ रहा था सरेआम पीटा गया। वो लौटा, टूटा हुआ, जख्मी। लेकिन दोस्तों, सूरी रुका नहीं। वो फिर उसी ट्रैक पर पहुंचा, लेकिन इस बार वो ट्रैक के किनारे नहीं खड़ा हुआ। वो ट्रैक के बीच में जा खड़ा हुआ। लाल झंडा हाथ में था, आंखों में आई एक आखिरी उम्मीद। बेट्टी ने देखा और दौड़ा, चिल्लाया, सूरी भाई हटो वहां से। लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। और सूरी जिस ट्रेन को वो रोकना चाहता था उसी ट्रेन ने उसे उड़ा दिया। बेट्टी वहीं खड़ा रह गया। ज़मीन पर उसके गांव का सबसे निस्वार्थ इंसान ख़त्म हो गया था। और बेट्टी के अंदर कुछ टूटा और कुछ जाग गया।
उस रात बेटी अकेला बैठा था और उसके जहन में एक के बाद एक तस्वीरें आ रही थीं। वो बच्चा जो भूस्खलन में चला गया, सूरी भाई जो ट्रेन के नीचे आ गए, वो गांव के लोग जो रोज़ मजदूरी करके लौटते हैं, वो पहाड़ी रास्ते जिन पर न सड़क है न रोशनी। और बेटी ने खुद से कहा, अगर पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया है तो हम खुद को नहीं छोड़ेंगे। इस गांव को पहचान चाहिए और वो पहचान मैं दूंगा। अगले दिन बेटी सीधा पहुंचा शिवराज कुमार के पास। उस्ताद ने देखा और पूछा, अब क्या हुआ? बेटी ने कहा, उस्ताद जी, उस दिन जब आपने बुलाया था मैंने मजदूरी मांगी थी, क्योंकि तब मुझे सिर्फ अपना पेट दिखता था, लेकिन आज मुझे अपना गांव दिखता है, अपने लोग दिखते हैं। मुझे पहचान नहीं चाहिए, अपने लिए पहचान चाहिए, इस गांव के लिए। कुश्ती सिखाइए मुझे। शिवराज कुमार की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अब तू सही रास्ते पर आया है बेटे, आ जा। और फिर शुरू हुई ट्रेनिंग। लेकिन ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। पहाड़ चढ़ना, पत्थर उठाना, भूखे रहकर कसरत करना, गिरना और फिर उठना। हर सुबह पहाड़ की चोटी पर सूरज से पहले बेटी, हर रात थके हुए जिस्म के साथ एक नया संकल्प, क्योंकि अब ये सिर्फ खेल नहीं था, ये जंग थी, अपने गांव के वजूद की जंग। बेटी ट्रेनिंग में जुटा था, पसीना बहा रहा था, खून बहा रहा था, लेकिन उधर उसका गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, देखो पहले क्रिकेट खेलता था, अब कुश्ती, कल को विजयपुरम का ही होकर रह जाएगा, हम पहाड़ियों को भूल जाएगा, हमारे मालिक ही हमारे भगवान हैं, उनके पांव पकड़ो और रोटी खाओ। अपनों ने पीठ फेर ली, लेकिन बेटी ने एक भी सफाई नहीं दी। उसने सोचा, जब जीतूंगा तब बात करूंगा, शब्दों से नहीं, मैदान से जवाब दूंगा। और उस्ताद शिवराज कुमार बेटी को देखते रहे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटे तू कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, तू इतिहास बदलने आया है। ट्रेनिंग पूरी हुई, जिले का कुश्ती टूर्नामेंट। बेटी मैदान में उतरा। विरोधी टीम ने देखा एक पहाड़ी आदिवासी लड़का। वो हंसे, इससे लड़ने के लिए काफ़ी है, नहीं 2 भेजो, एक बस मज़ा आ जाए। शिवराज कुमार ने सुना और शांति से कहा, 4 भेज दो, मेरा बेटी सब संभाल लेगा। सन्नाटा। और फिर बेटी उतरा। 2 पहलवान एक साथ। लेकिन बेटी ने जो किया वो देखने वाले आज भी नहीं भूले। एक को उठाया, पटका, दूसरे को घुमाया, ज़मीन चटाई। मैदान में सन्नाटा था और फिर एक तूफान उठा। बेटी बेटी बेटी, जो लड़का कभी मजदूरी के लिए खेलता था आज जिले का चैंपियन था। जिला जीता, फिर राज्य। हर मैदान में बेटी उतरा, हर मैदान में बेटी जीता। जो नाम कभी एक छोटे से मैदान में गूंजता था आज पूरे देश में फैल रहा था। अखबारों में, टीवी पर, चाय की दुकानों पर बेटी, वो पहाड़ी लड़का जो रुकता नहीं। और अब वो पहुंच गया था सबसे बड़े मंच पर, नेशनल चैंपियनशिप। नेशनल मैच में बेटी का सामना होना था वीरेंद्र सिंह के शागिर्द से, पंजाब के सबसे खतरनाक पहलवान वीरेंद्र सिंह का चेला। नेशनल सेमीफाइनल। हर राउंड में विरोधी एक ही जगह वार कर रहा था, बेटी का दाहिना पांव। बेटी लड़खड़ाया। शिवराज कुमार की आंखें भर आईं। लेकिन बेटी के जहन में वो बच्चा था जो भूस्खलन में गया। सूरी भाई थे जो ट्रेन के नीचे आए। गांव के वो लोग थे जो रोज मजदूरी करते हैं। और बेटी ने दांत भींचे, आंखें बंद की और फिर सब कुछ झोंक दिया। आखिरी पल में विरोधी जमीन पर था। बेटी जीत गया, लेकिन अब वो खुद भी जमीन पर था, मूर्छित, बेहोश। 2 दिन बाद बेटी की आंखें खुली। सफेद छत, डॉक्टर और शिवराज कुमार का उदास चेहरा। डॉक्टर ने कहा, बेटी तुम्हारा दाहिना पांव बुरी तरह जख्मी हो गया है, इसके बाद कुश्ती सी मुमकिन नहीं। बेटी उठ बैठा। नहीं, मैं फाइनल खेलूंगा, मैं यहाँ तक अपने लिए नहीं आया, अपने गांव के लिए आया हूँ। शिवराज कुमार ने धीरे से हाथ रखा उसके कंधे पर और बोले, बेटे को फाइनल 2 दिन पहले ही हो चुका। सन्नाटा। बेटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? जब वो बेहोश पड़ा था फाइनल हो गया था बिना उसके। इतनी मेहनत, इतना दर्द, इतनी कुर्बानी, और मंजिल हाथ से फिसल गई। बेटी टूट गया। उस रात बेटी अकेला था, न गांव वाले साथ थे, उन्होंने पहले ही मुंह फेर लिया था। न जीत थी, वो छिन गई थी, न पाँव ठीक था, वो भी जवाब दे गया। बेटी ने सोचा, वापस गांव जाऊं किस मुंह से, खाली हाथ, हारा हुआ। और तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आई, सूरी भाई की आवाज़। जो ट्रेन रोकना चाहता था उसी ट्रेन से जाऊंगा। बेटी ने फैसला किया, मैं हारा नहीं हूँ, अभी नहीं। बेटी सीधा निकला। दिल्ली। रेलवे मिनिस्टर से मिलना था, अपने गांव के लिए ट्रेन रुकवानी थी। दिल्ली पहुंचा, लेकिन मिनिस्टर से मिलना इतना आसान नहीं था। तो बेटी ने क्या किया, वहीं रुक गया। छोटे मोटे काम किए, पेट भरा और रोज़ मिनिस्टर के दफ्तर का चक्कर लगाया। हर बार साहब मिलेंगे नहीं, हर बार बेटी अगले दिन फिर आया।
हफ्ते बीते, महीने बीते, पूरा 1 साल। रोज़ दफ्तर के चक्कर, रोज़ साहब नहीं मिलेंगे, रोज़ वापसी, रोज़ फिर कोशिश। और फिर एक दिन बेट्टी ने रेलवे मिनिस्टर की गाड़ी रोक ली। गार्ड टूट पड़े, लेकिन मिनिस्टर ने हाथ उठाया, रुको, और बेट्टी के सामने आए। कौन हो तुम, क्या चाहिए? बेट्टी ने कांपते हाथों से अर्जी थमाई। आंध्रा के विजयपुरम के पहाड़ी गांव के लिए रेलवे स्टेशन। मिनिस्टर ने अर्जी पढ़ी और फिर ऊपर से नीचे बेट्टी को देखा, मुस्कुराए और बोले, यहाँ सिर्फ जीतने वाले की बात सुनी जाती है। तुम कुश्ती में हारे हो, तुम्हारे गांव के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और चले गए। बेट्टी वहीं खड़ा रहा, ज़मीन पर गिरती हुई अर्जी और आंखों में एक आखिरी चिंगारी। डॉक्टरों ने कहा था कुश्ती नहीं, मिनिस्टर ने कहा था हारे हुए की नहीं सुनते, गांव वालों ने कहा था भूल जाओ उसे। लेकिन बेट्टी ने सोचा, ठीक है, कुश्ती नहीं तो कुछ और उसने उठाया एथलेटिक्स, एक पाँव और एक अटूट इरादा। ट्रैक पर दौड़ा, मैदान में कूदा, हर हद पार की। जो लोग 2 पाँव से नहीं कर पाते वो बेट्टी ने 1 पाँव से कर दिखाया। जिला, राज्य, देश और फिर इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट। बेट्टी मैदान में उतरा, पूरी दुनिया देख रही थी और बेट्टी ने गोल्ड मेडल जीता। समारोह में मेडल देने वाला आगे बढ़ा। बेट्टी ने हाथ उठाया, रुकिए, सब हैरान। बेट्टी ने कहा, मुझे मेडल नहीं चाहिए, बस एक माइक दे दीजिए। माइक आया, बेट्टी ने थामा, पूरा स्टेडियम खामोश। और फिर बेट्टी बोला, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरे पीछे एक ऐसा गांव है जिसका नाम किसी नक्शे पर नहीं है, जहाँ न सड़क है, न बिजली, न स्कूल, न अस्पताल। मेरे जैसे गांव इस देश में 1800 से ज़्यादा हैं। करोड़ों लोग जो इंसान हैं लेकिन जिनकी कोई पहचान नहीं, इसीलिए उन्हें कोई सुविधा नहीं। मैं वो पहचान बनाने आया था और आज मैं मांग करता हूँ, मेरे गांव को रेलवे दो, स्कूल दो, बस स्टॉप दो, इंसान की ज़िंदगी दो। स्टेडियम में सन्नाटा था और फिर पहले 1 तालियां, फिर 10, फिर 1000। विदेशी खिलाड़ी, विदेशी अफसर सब खड़े हो गए। पूरी दुनिया बोली, इस गांव को उसका हक दो। भारत सरकार ने सुना और पहली बार उस पहाड़ी गांव के लिए रेलवे स्टेशन बना, सड़क बनी, स्कूल बना, अस्पताल बना। और एक दिन पहली ट्रेन आई, सीटी बजी, धुआं उठा, पहाड़ गूंजा और उस ट्रेन से उतरा खेत, गले में गोल्ड मेडल, एक पाँव पर खड़ा, आंखों में आंसू, बेट्टी। गांव वाले दौड़े, वो लोग जिन्होंने मुंह फेरा था आज आंखें भर आई थीं। उन्होंने घेर लिया अपने बेट्टी को और बॉमन ईरानी जो ये सब देख रहे थे उस नींबू पानी वाले लड़के की तरफ मुड़े। तुमने कहा था बेट्टी हारा नहीं। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, साहब हमारे बेट्टी ने कभी हारना सीखा ही नहीं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और दमदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।